गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 15 मई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। जापानी कंसोर्टियम ने हाल ही में दुनिया का पहला हाई स्पीड प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है। तो ये देखिए, दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G, अभी आपको पता होगा ज्यादातर सारे फोन 5G हैं, तो 6G प्रोटोटाइप डिवाइस है। प्रोटोटाइप देखिए क्या होता है, बेसिकली टेस्टिंग वगैरह में ये यूज होता है। ठीक है, एक्चुअल डिवाइस के जैसा ही होता है, लेकिन पूरा अभी फुल फ्लो में ये इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, पहले इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। तो इसने देखिए 330 फीट से अधिक दूरी तक 100 गीगाबिट प्रति सेकंड जीबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट किया, यानी ये कर सकता है। तो काफी अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो भविष्य में जल्दी ही हमें 6G डिवाइसेस देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आपसे पूछे कि पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने पेश किया है, तो ये जापान ने पेश किया है। आगे चलते हैं। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी का ही है, एयर ड्रॉप करके आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो देखिए क्या हो रहा है, आपने देखा होगा जैसे नक्सल वाले एरिया है या फिर जो बैटल ग्राउंड्स हैं, जब लड़ाई हो रही होती है तो कभी कभी बहुत हैवी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, यानी बहुत ज्यादा चोट वगैरह सैनिकों को लग जाती है। तो उसको दूर करने के लिए एक आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म नाम से एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, यानी चलता फिरता हॉस्पिटल या छोटा हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसको कहीं भी आप हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर सकते हैं। और देखिए मात्र 12 मिनट में, ठीक है, मात्र 12 मिनट में इसको सेटअप किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं आपको पता होगा, क्योंकि जब चोट लगती है तो हेलीकॉप्टर का वेट करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कभी कभी रास्ते में सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, यानी कैजुअलिटीज से होने वाली डेथ्स को कम करने के लिए एयरफोर्स ने ये अभी एक टेस्टिंग की है। तो इसका नाम है भीष्म, नीचे फुल फॉर्म भी देखेंगे पूरी क्या है। इसका फील्ड परीक्षण किया उत्तर प्रदेश के आगरा में। यह परीक्षण का पहला अवसर है जब भारतीय वायुसेना ने इस अभिनव चिकित्सा समाधान को तैनात किया है। इसका उद्देश्य आपात की स्थिति के दौरान तेजी से चिकित्सा प्रक्रिया क्षमताओं या प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है, यानी मेडिकल की जो रिएक्शन है उसको बढ़ाना है। भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म या सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का अभिन्न अंग है। तो यह है देखिए भीष्म की फुल फॉर्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री, ये आपका प्रोजेक्ट भीष्म की फुल फॉर्म है। तो इसको याद रखिएगा, स्पेशली ये मैंने कहा जो बैटल ग्राउंड में डेथ्स वगैरह होती हैं उससे बचने का एक काफी अच्छा उपाय है और एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। नीचे मैं आपको दिखा भी दूंगा, कुछ इस तरीके का पूरा ये सेटअप होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया मात्र 12 मिनट में इसको सेटअप किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इससे डेथ्स वगैरह में कमी देखने के लिए मिलेगी। कीनिया देखिए लगातार अभी क्या हो रहा है, कीनिया फ्लड से जूझ रहा है। यहाँ पर लगातार टॉरेंशियल रेन्स हो रही है, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण लगातार बादल बन रहे हैं और बारिश होती जा रही है। दूसरा यहाँ पर साइक्लोन हिदाया, इसका खतरा भी लगातार बना हुआ है। ठीक है, साइक्लोन हिदाया, अभी नीचे पूरी बात करते हैं। केनिया को प्रभावित करने वाली विनाशकारी बाढ़ के जवाब में भारत ने मानवीय सहायता की अपनी दूसरी किश्त भेज दी है, जैसा कि 14 मई 2024 को विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां पर सेकंड ह्यूमन असिस्टेंट की खेप भेज दी है। इससे पहले 10 मई को भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुमेधा शुरुआती राहत सामग्री लेकर कीनिया के मोम्बासा पहुंचा था। तो कीनिया की एक पोर्ट सिटी है मोम्बासा, समुद्री शहर है, वहां पर पहुंचा था आईएनएस सुमेधा। कीनिया मार्च 2024 से बाढ़ से जूझ रहा है और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि साइक्लोन हिदाया के आने वाले दिनों में बाढ़ बढ़ने की आशंका है। तो ये आप याद रखिएगा, साइक्लोन हिदाया इसके कोस्ट से टकराने की संभावना है। अगर मैप करें, कीनिया की मैप की बात करें, तो ये पूरा कीनिया का मैप है। देखिए इंडियन ओशन से इसका बॉर्डर करता है और ये है मोम्बासा, यहीं पर आपका आईएनएस सुमेधा राहत सामग्री लेकर पहुंचा था। बात करें इसकी राजधानी की, तो कीनिया की राजधानी नैरोबी है। नैरोबी में ही किसका हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी में ही स्थित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है लेक विक्टोरिया, जिससे ये बॉर्डर करता है। यहां पर आप देखेंगे तंजानिया से इसका बॉर्डर है, युगांडा से बॉर्डर है और इथियोपिया से बॉर्डर शेयर करता है, साउथ सूडान से करता है और ईस्ट में सोमालिया से अपना बॉर्डर कीनिया शेयर करता है। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स आप याद रखिएगा। और देखिए जो उत्तरी तंजानिया और दक्षिणी कीनिया का रीजन है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब या जनजाति मिलती है।
ठीक है, ये बहुत पूछता रहता है, नाम है मसाई। ठीक है, मैचिंग में बहुत आती है ये। तो नॉर्दर्न तंजानिया यानी उत्तरी तंजानिया और दक्षिणी कीनिया में मसाई जनजाति पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीनिया की देखिए जनजाति बहुत पूछता रहता है। एक और बता देता हूं, जो कालाहारी रेगिस्तान है, कालाहारी डिजर्ट में मिलती है बुशमैन। ठीक है, बुशमैन ट्राइब, इसको याद रखिएगा, ये कालाहारी रेगिस्तान में आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं। एक सदी से भी अधिक समय में पहली बार सेई वेल को अर्जेंटीना के पैटागोनियन तट के पास समुद्री क्षेत्रों में देखा गया है। देखिए हो क्या रहा था, 1920 से 30 का जो दशक था, इस दौरान इस सेई वेल का बहुत ज्यादा अवैध तरीके से शिकार किया जाता था। ठीक है, वेल का अभी भी बहुत शिकार होता है, जिसके लिए इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन बनाया गया है इसको रोकने के लिए। तो देखिए सेई वेल का शिकार बहुत बड़े स्तर पर होने लगा, इसलिए अर्जेंटीना के कोस्ट पर इनकी संख्या लगभग ना के बराबर हो गई और एक तरह से माना जाता है ये विलुप्त हो गई थी अर्जेंटीना के तट में। लेकिन अभी 100 साल बाद फिर से दोबारा ये एक दिखाई दी है, तो यानी कहीं ना कहीं इन्होंने विलुप्ति की कगार से वापस आ रही हैं। यह समुद्री संरक्षण में एक महत्वपूर्ण घटना है जो ऐतिहासिक वेलिंग गतिविधियों के कारण वर्षों की चिंताजनक गिरावट के बाद वापसी का प्रतीक है। कुछ इस तरीके की देखिए सेई वेल दिखती है। और जो ब्लू वेल होती है वो आपको पता है सबसे बड़ी वेल की प्रजाति होती है। ये तीसरे नंबर की लार्जेस्ट वेल होती है वेल की कम्युनिटी में। सेई वेल, इसका वैज्ञानिक नाम बैलेनोप्टेरा बोरेलिस है और ब्लू वेल और फिन वेल के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी वेल की प्रजाति है। तो सबसे बड़ी वेल होती है ब्लू वेल, दूसरा है फिर फिन वेल और तीसरी आपकी होती है सेई वेल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें, ये मिली है हमें अर्जेंटीना के पैटागोनियन बॉर्डर पर, तो मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये है देखिए पूरा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये एरिया इसे बोलते हैं आपका पैटागोनियन, क्योंकि यहां पर पैटागोनियन डिजर्ट है। ये आपका एक कोल्ड डिजर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट का एग्जाम्पल है। तो इसी के तट पर यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिली है, सेई वेल की प्रेजेंस देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कीनिया में हाल ही में हैजा का गंभीर प्रकोप हुआ है। तो हैजा देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कीनिया में लगातार बारिश हो रही है, पानी वहां पर रुका हुआ है, और जो हैजा होता है जिसको इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं। ठीक है, कॉलरा ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी ये पानी से फैलने वाली एक डिजीज है। यानी अगर आप संक्रमित पानी, जो किससे संक्रमित हो, हैजा आपका होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो या वाइब्रियो कॉलरे, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। इससे होता है आपका हैजा। अगर जो पानी है, रुका हुआ पानी है, इस बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित हो जाए और आप उसको कंज्यूम कर लें तो हैजा की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कीनिया में लगातार बारिश हो रही है, वहां पर साइक्लोन हिदाया का खतरा भी बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पर हैजा की समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। WHO ने भी इसकी जानकारी दी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, देखिए हैजा जो बैक्टीरिया से होता है, इसके लिए अभी साउथ कोरिया की एक कंपनी ने एक ओरल वैक्सीन लॉन्च किया था, नाम है यूवी चॉल या यूवी कॉल एस। तो कॉल जो है ये कॉलरा से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर यूवी कॉल एस आपसे पूछे तो ये एक ओरल वैक्सीन है, इसके लिए कॉलरा से लड़ने के लिए या हैजा से लड़ने के लिए। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कल जारी की गई है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसको कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इसको जारी करता है। इस रिपोर्ट में 2015 से 2021 के बीच हुए अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। और इसमें अगर बात करें देखिए प्रजातियों की, तो सबसे ज्यादा खतरा किसको माना गया है, गैंडा, क्योंकि एक सींग वाले गैंडे का शिकार बहुत ज्यादा होता है, और पेंगोलिन। देखिए पेंगोलिन एक स्केली एनिमल होता है, आपने देखा होगा जैसे शरीर पर शाइनी शाइनी से स्केल इसकी बॉडी पर पूरे रहते हैं, और इसको दुनिया में माना जाता है सबसे ज्यादा जो इलीगल ट्रेड होता है वो इसी का होता है। एक चाइनीज प्रजाति होती है चाइनीज पेंगोलिन, और एक इंडियन पेंगोलिन भी होता है। ठीक है, भारत में भी पाया जाता है। इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले पशु प्रजातियां थी राइनो हॉर्न मार्केट। देखिए मैंने आपसे कहा था गैंडे का जो शिकार होता है इसके सींग के लिए बहुत होता है, सबसे बड़ा मार्केट है 29% के शेयर के साथ। पेंगोलिन स्केल्स बाजार 28% के साथ दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, यानी 28% जो केवल ग्लोबल में
या वैश्विक स्तर पर अवैध ट्रेड होता है वो केवल पेंगोलिन के स्केल्स का होता है। और तीसरे नंबर पर है हाथी दांत, हाथी आइवरी, 15% के साथ तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो टॉप के 3 है जिसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अवैध तरीके से सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है, गैंडों के सींग और पेंगोलिन के स्केल्स और तीसरा हाथी दांत। भारत के सबसे बड़े आईटी सेवा निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने पेरिस में एक अद्वितीय ह्यूमन सेंट्रिक या मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह आपसे पूछ सकता है कि विदेश में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन स्थापित कर रहा है? टीसीएस स्थापित कर रहा है। पुरातत्वविदों ने साहुल के साक्ष्य खोजे हैं। देखिए साहुल क्या है आपको पता होगा, अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उन्होंने ये कहा था कि पहले जो सारा कॉन्टिनेंट थे वो एक ही था जिसको पेंजिया बोला जाता है। बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, उसके बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट समुद्र के ऊपर फ्लोट करते हुए एक से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो साहुला है, साहुल एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जो ओशियानिया वाले देश हैं जिसमें सोलोमन आइलैंड वगैरह है, कुक आइलैंड वगैरह है, ये सब पहले ऑस्ट्रेलिया से ही जुड़े हुए थे। पपुआ न्यू गिनी है, बाद में धीरे धीरे करके ये उससे अलग हुए हैं। तो इसी पूरे महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट को बोला जाता है साहुल। इन्होंने इसके साक्ष्य खोजे हैं, जिसने लगभग 70,000 साल पहले एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक मानव प्रवास की सुविधा प्रदान की थी। साहुल एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो पिछले हिमयुग के दौरान हिम नदी के कारण उजागर हुआ था, जिससे वैश्विक समुद्र का स्तर कम हो गया था। यह भूभाग वर्तमान ऑस्ट्रेलिया को उत्तर में न्यू पपुआ गिनी और दक्षिण में तस्मानिया से जोड़ता था। अगर आप यहां पर देखेंगे पूरा, ठीक है, वर्तमान में यहां पर तस्मानिया सी है, तस्मान सी है, ये आपका तस्मानिया है, ठीक है। तो पहले तो ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। यहां पर आपका ये वाला जो एरिया है ये है पपुआ न्यू गिनी। अब ये अलग देश है, लेकिन पहले माना जा रहा था जो साहुल है ये पूरा साहुल कॉन्टिनेंट है, साहुल सुपर कॉन्टिनेंट है, यानी पहले सब एक ही था, बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ये सब अलग अलग होते चले गए, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जलडमरू मध्य है या कौन सा स्ट्रेट है? तो इन दोनों के बीच में बास स्ट्रेट है या बास जलडमरू मध्य है, इसको याद रखिएगा। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी, वर्तमान में इन दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? तो इन दोनों के बीच में टॉरस स्ट्रेट है या टॉरस जलडमरू मध्य है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में बहुत पूछता रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जापान ने पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। तो मलेशिया में देखिए ये आयोजित किया जाता है सुल्तान अजलन शाह टूर्नामेंट, और जापान ने पहली बार इसको जीता है। नॉर्मल टाइम में 2-2 की बराबरी पर गेम था, बाद में पेनल्टी शूटआउट हुआ, जापान ने पाकिस्तान को हरा दिया और अपनी पहली ट्रॉफी जीती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछ सकता है कि सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। अब देखिए ड्रोन दीदी योजना क्या होती है, तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, इसको बढ़ाने के लिए ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपको पता होगा ड्रोन्स का यूज अब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होने लगा है। पेस्टिसाइड डालने में, आपका पूरी क्रॉप्स की निगरानी करने में ड्रोन्स का यूज किया जाता है। तो इसमें ड्रोन से संबंधित ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी। कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य फसल निगरानी और बीजारोपण जैसे कार्यों के लिए 15,000 महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करना है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं की आय भी बढ़ाएगा और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसको भी प्रमोट करेगा। गूगल डीप माइंड ने आइसोमॉर्फिक लैब के साथ सह विकसित, यानी दोनों ने जॉइंटली ये डेवलप किया है, एआई मॉडल अल्फा फोल्ड 3 का अनावरण किया। तो अल्फा फोल्ड 3 किसका एआई मॉडल है? गूगल डीप माइंड का मॉडल। यह मानव डीएनए, दवा डिजाइन और रोग लक्ष्यीकरण में सहायता सहित आणविक संरचनाओं और इंटरैक्शन की सटीक भविष्यवाणी करता है। तो अगर हम क्रिस्प में बात करें तो ये मेडिकल फील्ड से संबंधित एक मॉडल है अल्फा फोल्ड 3। वियतनाम जो है अमेरिका से गैर बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में पुनर्वर्गीकरण का आग्रह करता है। देखिए अभी अमेरिका जो है कंट्रीज को अलग अलग
इकोनॉमीज में बांटता है, जैसे मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है, नॉन मार्केट इकोनॉमीज। तो ये जो वियतनाम है ये नॉन मार्केट इकोनॉमी में अभी बटा हुआ है। अमेरिका ने लगभग 12 देशों को नॉन मार्केट इकोनॉमी का दर्जा वर्तमान में दिया हुआ है या इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। एक महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक भागीदार होने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के बावजूद वियतनाम लगभग 20 सालों से अधिक समय से गैर बाजार बना हुआ है। अमेरिका विभिन्न मानदंडों के आधार पर स्थिति निर्धारित करता है। रूस और चीन सहित 12 देश गैर बाजार वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, तो वियतनाम उनमें से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया की प्रतिष्ठित पर्वत चोटी रेटाकुबा ब्लैंको, और देखिए रेटाकुबा ब्लैंको एक ग्लेशियर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों, अब ये चर्चा में क्यों है? रेटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन और अल निनो मौसम की घटना के कारण भारी बदलाव इस ग्लेशियर में देखा जा रहा है। एक समय प्राचीन बर्फ और बर्फ से ढका रहने वाला ग्लेशियर अब बड़ी दरारों और पीछे हटने वाली दीवारों को दर्शाता है। विशेषज्ञों ने कहा है वही आपका ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसों के कारण पिघलने की गति तेज होने की इसकी चेतावनी दी गई है। और इससे पहले देखिए, आपको पता है मैंने कल कवर किया था वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला आधुनिक विश्व का पहला देश बन गया है जिसमें क्लाइमेट चेंज के कारण सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। इनका अंतिम ग्लेशियर था हम्बोल्ट ग्लेशियर, उसको भी अब ग्लेशियर की सूची से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसका साइज 10 हेक्टेयर से कम हो गया है पिघलने के कारण, ठीक है। तो नीचे मैंने मैप डाला है कोलंबिया का, तो ये देखते हैं। कोलंबिया की जो राजधानी है बोगोटा, इसके एक तरफ है आपका पैसिफिक ओशन, दूसरी तरफ आपका कैरिबियन सी है। यहां पर अगर आप बात करेंगे बॉर्डर की, तो इक्वेडोर से, पेरू से, ब्राजील से और वेनेजुएला से अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेनेजुएला मैंने आपको बता दिया विश्व का पहला देश बन गया है जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। एक टाइम पर यहां पर 6 ग्लेशियर थे, अब मात्र एक हम्बोल्ट ग्लेशियर यहां पर बचा है, वो भी 10 हेक्टेयर से कम का हो गया है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसको कह दिया है कि 10 हेक्टेयर से कम का जो साइज होता है उसको ग्लेशियर नहीं माना जाता, उसको आइस फील्ड के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। और अगर बात करें इसकी करेंसी की, तो कोलंबियन पीसो इसकी करेंसी है। 14 मई से 25 मई तक फ्रांस के कांस शहर में 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजन शुरू हुआ। तो आपका कौन सा एडिशन है? 77th एडिशन है। इस साल देखिए इसमें एक अवार्ड मिलता है पाम डी और, ये सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड इस सम्मेलन का माना जाता है। भारत की तरफ से इस बार इसमें एक फिल्म गई है, उसका नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, और ये किसने बनाई है? पायल कपाड़िया जी की फिल्म है। तो देखते हैं इसको अवार्ड मिलता है या नहीं मिलता। 13 मई को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें जो टॉप रैंक है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। भारत की तरफ से जो टॉप रैंक मिली है वो मिली है IIM अहमदाबाद को। 13 मई को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स के दौरान आभा खटुआ ने 18.41 मीटर थ्रो कर शॉर्ट पुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। तो अब नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है, आभा खटुआ जी के नाम पे, गोला फेंक प्रतियोगिता में। राज्य संचालित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये देखिए NTPC के साथ मिलकर एक 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना बना रही है, यानी तैरते हुए सोलर परियोजना को कहां पर बनाएगी? मरोदा एक जलाशय में बनाएगी और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा NTPC और सेल का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। विवेक विपिंदरा कोहले को इफ्को के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। इससे पहले कल हमने कवर किया था चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, वो आप देख लीजिएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में गांव कनेक्ट द्वारा PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, माफ कीजिए, गोवा होगा, ठीक है, गोवा कनेक्ट होगा, ये PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको मिला है? हेमंत खत्री जी को। इसके साथ हाल में कुछ अन्य पुरस्कार रहे हैं, वो देख लेते हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड ये पवन सिंधी जी को दिया गया है। क्रिसेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता या एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर 2023 DBS बैंक इंडिया को मिला है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 ये भावी मेहता जी को मिला है द बुक ब्यूटीफुल के लिए। यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 ये सभी फलस्तीनियन पत्रकारों को मिला है जिन्होंने जो हमास के खिलाफ लड़ाई हो रही है गाजा में उसको कवर किया है। बिटले गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है। इनको ये सेकंड टाइम दिया गया है।
इसके अलावा एक और पुरस्कार चर्चा में है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसको ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है। ग्रीन नोबेल किसको मिला है? एशिया के क्षेत्र से आलोक शुक्ला जी को। आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में हसदियो वन को बचाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। ये देखिए, कल एक इंपॉर्टेंट दिवस की घोषणा हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अब 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपना लिया है। प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ITF टूर्नामेंट जूनियर 30, तो इनका एक टूर्नामेंट है जूनियर 30, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो टूर्नामेंट है जूनियर 30 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। तो यही सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।